नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने वीकली बुलेटिन में। आइए देखते हैं कि इस सप्ताह क्या है खास। आज के बुलेटिन में बात करेंगे उन 3 आदिवासी मुद्दों की जिनका जिक्र भारत के सर्वोच्च पदों पर बैठे 2 नेताओं ने किया है। इसके बाद कुछ और जरूरी खबरें भी बुलेटिन में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के भाषण में देश के आदिवासी समुदायों का खास जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों का योगदान और बलिदान देश को याद रखना चाहिए। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के बारे में बात करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से पहले एक आदिवासी युवक ब्रिटिश सेना के लिए सिरदर्द बन गया था। पीएम ने उन्हें समाज के लिए प्रेरणा देने वाला बताया और साथ ही उनकी 150वीं जयंती बड़े स्तर पर मनाने की बात कही। हमें पता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। ये हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। आइए हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जब मनाएं, संवेदनशीलता का हमारा व्याप बढ़े, समाज के प्रति हमारा ममभाव बने। हम समाज के हर व्यक्ति को, गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले। इस संकल्प को लेकर के चलना है। इसके एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्र को संबोधित करते हुए अनुसूचित जनजातियों और बिरसा मुंडा का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में केंद्र सरकार द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करने को एक बड़ा कदम बताया। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती बड़े स्तर पर मनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय पुनर्जागरण में उनके योगदान को और अधिक गहराई से सम्मान देने का मौका है। राष्ट्रपति ने एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए अफर्मेटिव एक्शन को मजबूत करने की भी बात कही। हमें संविधान निर्माता डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर के शब्दों को भी सदैव याद रखना चाहिए। उन्होंने ठीक ही कहा था और मैं उन्हें उद्धृत करती हूँ। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। राजनीतिक लोकतंत्र की निरंतर प्रगति से सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में की गई प्रगति की पुष्टि होती है। समावेशी भावना हमारे सामाजिक जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। अपनी विविधताओं और बहुलताओं के साथ हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। समावेश के साधन के रूप में अफर्मेटिव एक्शन को मजबूत किया जाना चाहिए। मैं दृढ़ता के साथ ये मानती हूँ कि भारत जैसे विशाल देश में कथित सामाजिक स्तरों के आधार पर कलहों को बढ़ा देने वाले प्रवृत्तियों को खारिज करना होगा। सामाजिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में सरकार ने 2 ऐसे मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की है जो आदिवासियों के नजरिए से महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे हैं। इनमें से पहला आदिवासी पहचान का सवाल है। केंद्र की मोदी सरकार पर यह आरोप है कि सत्ताधारी दल आदिवासी पहचान को ही स्वीकार करने में हिचकता है और उन्हें वनवासी कहता है, जबकि आदिवासी शब्द न सिर्फ पहचान को प्रकट करता है बल्कि उनके संवैधानिक हकों को भी बताता है। दूसरा मसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वे अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह टिप्पणी भी की गई है कि SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए।
इस मुद्दे पर 100 से ज्यादा SC/ST सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह आरक्षण के खिलाफ नहीं है। और अब एक और ऐसे मुद्दे की चर्चा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी चर्चा की जरूरत बताई है, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी पार्टी भी यह मानती है कि पहले आदिवासी शंकाओं को दूर किया जाना चाहिए। यह मुद्दा है UCC यानी समान नागरिक संहिता। प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण देते हुए एक बार फिर समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। PM मोदी ने इसे सेक्युलर सिविल कोड बताया और कहा कि जो कानून धर्म के नाम पर बांटते हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने एक देश एक कानून की बात की। अभी शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी, संपत्तियों से जुड़े मामलों के लिए सभी धर्मों में अलग अलग कानून हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता आती है तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। PM मोदी ने कहा कि जब समान नागरिक संहिता होगी तभी धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म हो सकेगा। PM मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लेख किया और इस विषय पर देश में गंभीर चर्चा की जरूरत जताई। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। PM मोदी ने अपने संबोधन में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को अपनाने की बात कही तो है, लेकिन यह इतना आसान काम है नहीं। मोदी सरकार ये बात अच्छी तरह जानती है, इसलिए ही मोदी सरकार ने पहले विधि आयोग को वास्तव में इसकी संभावना के संबंध में अध्ययन करने को कहा था। जब UCC का मुद्दा विधि एवं न्याय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के सामने आया था, तब दिवंगत भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि UCC आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होनी चाहिए। आदिवासियों को संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची का सम्मान करते हुए इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। यहाँ तक कि UCC लागू करने वाले दूसरे भारतीय राज्य उत्तराखंड ने भी आदिवासी समुदायों को अपने UCC कानून के दायरे से बाहर रखा है, जबकि इस राज्य की जनजातीय आबादी केवल 3 से 4% है। इसी साल मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी आदिवासी समुदायों को UCC से बाहर रखने को उचित ठहराया है। समान नागरिक संहिता का मुद्दा मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल रहा है। आदिवासी समुदायों के बीच इस संहिता को लेकर डर नजर आता है। उन्हें यह आशंका है कि आदिवासियों पर भी ये कानून लागू होगा तो न केवल उनके विवाह, विरासत और बच्चे को गोद लेने से संबंधित सांस्कृतिक प्रथाएं बदलेंगी, बल्कि वे उन भूमि अधिकारों को भी खो देंगे जिनके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। भले ही PM मोदी ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया है, लेकिन 2018 में इस मामले पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि समान नागरिक संहिता पर कोई आम सहमति नहीं है और इसी के कारण पर्सनल लॉ में ही थोड़े सुधार करने की जरूरत है। आयोग ने कहा था कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पर्सनल लॉ की आड़ में मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है और इसे दूर करने के लिए कानूनों में बदलाव करना चाहिए।
फिलहाल समान नागरिक संहिता का मामला 22वें विधि आयोग के पास है। विधि आयोग ने पिछले साल इस पर आम जनता से राय भी मांगी थी। समान नागरिक संहिता को लागू करना बेहद मुश्किल है, वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सभी धर्मों के अपने अलग अलग कानून हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हर धर्म के जगह के हिसाब से भी अलग अलग कानून हैं। अब बताते हैं कि केरल के आदिवासी संगठनों ने क्यों की हड़ताल की घोषणा। जब से सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला सुनाया है, तभी से इस फैसले को लेकर बहस छिड़ी हुई है। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और कानून के जानकारों से लेकर पिछड़े वर्ग के हितों में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता इस बहस का हिस्सा हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के एससी और एसटी सांसदों को आश्वासन दिया था कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने संबंधी कोर्ट की टिप्पणी पर सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान से केरल के आदिवासी और दलित संगठन संतुष्ट नहीं हैं। केरल के आदिवासी और दलित संगठनों ने 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने के फैसले के विरोध में पूरे केरल राज्य में हड़ताल करने का ऐलान किया है। संगठनों ने कहा है कि यह राज्यव्यापी हड़ताल भीम आर्मी के भारत बंद और विभिन्न दलित बहुजन आंदोलनों का हिस्सा है। चलिए अब आपको त्रिपुरा के आदिवासियों के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की कुछ झलक दिखाते हैं। लेकिन यह कार्यक्रम त्रिपुरा नहीं बल्कि बैंगलोर में हुआ। त्रिपुरा के जनजातीय समुदायों के जो लोग बैंगलोर में रहते हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग सभी बड़े आदिवासी नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर टिपरा मोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य थे। उन्होंने त्रिपुरा के बाहर रहने वाले जनजातीय नौजवानों को कहा कि वे त्रिपुरा के मूल निवासियों की संस्कृति के बारे में भारत और दुनिया को बताएं और दिखाएं। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में विकास के सवाल उठाए जाने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों को यह सवाल सरकार से जरूर पूछना चाहिए कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए राज्य के बाहर ही क्यों जाना पड़ता है। मेरा फर्स्ट चैलेंज है कि अपना नॉट ओनली ब्रू बट ऑल तिपरासा का जिंदगी में फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा ठीक करना। आपके पॉकेट में कैसा ज्यादा पैसा है, मेरा एमएलए एमडीसी के पॉकेट में नहीं, आपके पॉकेट में कैसे पहले पैसा है, वो कैसा होगा। अगर थानसा रखना है तो आपका पार्टी कोई भी हो, आपका जाति कोई भी हो, आपका सरनेम कोई भी हो, आपका रिलीजन कोई भी हो, यू मे बी क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, आई डोंट केयर, बट इफ वी कैन यूनाइट और कुछ कुछ बात में एक होकर हम लोग डिमांड करें कि मेरे पॉकेट में पैसा इतना कम क्यों आ रहा है, जब अगरतला में इतना पैसा जा रहा है, जब उदयपुर में, धर्मनगर में इतना पैसा जा रहा है, तो हमारे पॉकेट में इतना कम क्यों पैसा आ रहा है। आज तिपरासा स्टूडेंट्स को बेंगलोर आके, हैदराबाद जाके, शिलोंग, गुवाहाटी जाकर, दिल्ली जाकर पढ़ना पड़ता है। हमारे एरिया में क्यों नहीं यूनिवर्सिटी आ रहा है, हमारे एरिया में क्यों नहीं कॉलेजेस आ रहा है, हमें क्यों अच्छा टीचर्स नहीं मिल रहा है, ये बात आपको उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की सत्ता में जनजातीय लोगों को अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करनी चाहिए। एक गरीब त्रिपुरा, तिपरासा, ब्रू, मलसोम, कोलोय, देवबर्मा, जमत्या, रंगखोल, कोई भी हो, त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर बनेगा, गरीब तिपरासा बनेगा। ये मैं पहली बार बोल रहा हूं और मैं बैंगलोर में बोल रहा हूं, क्योंकि सब बोलते कि बुबागरा आप क्यों नहीं बनता, आप क्यों नहीं बनता। बुबागरा तो पैदा ही हुआ राज करने के लिए, लेकिन मैंने अपना कर्म से, पैदाइशी से नहीं, कर्म से काम करके मैंने अपना तिपरासा को उठाया। अब मैं चाहता हूं कि एक गरीब परिवार का तिपरासा सिर्फ मिनिस्टर नहीं बने, मेवार,
I want a Tiprasa from a poor family one day to become the chief minister of our state. तो दोस्तों, यह था इस सप्ताह का आदिवासी बुलेटिन। अगले सप्ताह कुछ और खास आदिवासी खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।